कहानी शुरू होती है अमेरिका के अलास्का के वीरान जंगलों में। कुछ शिकारी घूम रहे थे, तभी उनकी नजर एक पुरानी जंग लगी और सालों से छोड़ दी गई बस पर पड़ी। लेकिन जब वे बस के अंदर दाखिल हुए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बस के एक कोने में एक युवक की सड़ी गली लाश पड़ी थी। उसकी मौत को कई दिन बीत चुके थे। शिकारियों ने जब आसपास तलाश की तो उन्हें उस युवक का कैमरा मिला और कैमरे के अंदर थीं दर्जनों तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जो उसकी जिंदगी के आखिरी दिनों को हमेशा के लिए कैद कर चुकी थीं। फिर उसकी डायरी के फटे हुए पन्नों और अधूरी लिखावटों को जोड़कर धीरे धीरे एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी कहानी जिसमें लाखों लोगों ने खुद को देखा। कुछ लोगों ने इसे आदर्शवाद की सबसे दुखद त्रासदी कहा तो कुछ ने इसे आजादी की सबसे साहसी मिसाल माना। उस युवक का नाम था क्रिस्टोफर जॉनसन, एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र हमेशा के लिए सिर्फ 24 साल पर रुक गई, लेकिन जिसके सपने किसी सीमा में कैद नहीं हो सकते थे। क्रिस एक बेहद संपन्न परिवार से था। उसके पास वो सब कुछ था जिसका सपना आम लोग देखते हैं, अच्छा घर, बेहतरीन शिक्षा और एक सुरक्षित भविष्य। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे धन दौलत से कोई खास लगाव नहीं था। वह अक्सर एक पुरानी और जर्जर सेकंड हैंड कार चलाता था, जबकि अपनी पढ़ाई में इतना तेज था कि उसे पूरी स्कॉलरशिप मिली और फिर उसने शानदार अंकों के साथ एमोरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया। उसकी प्रतिभा ऐसी थी कि हार्वर्ड लॉ स्कूल के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले थे। उसके सामने एक शानदार करियर, शोहरत और आरामदायक जीवन उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी उसने ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। क्रिस ने अपनी कॉलेज की बचत पूरे $24,000 भुखमरी राहत समिति को दान कर दी। उसने अपने लगभग सारे पहचान पत्र नष्ट कर दिए और फिर दुनिया की नजरों से गायब हो गया। वह वापस प्रकृति की गोद में लौटना चाहता था। शहरों का शोर, समाज की अपेक्षाएं और रिश्तों की जिम्मेदारियां, सब कुछ पीछे छोड़कर। जून 1990 में उसने पश्चिम की ओर अपना सफर शुरू किया। उसकी मंजिल थी अलास्का, वह जगह जिसे वह अपनी आत्मा का सच्चा घर मानता था। यात्रा के शुरुआती दिनों में एक रात वह एरिजोना के रेगिस्तान में रुका, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह इलाका उस समय बाढ़ के मौसम से गुजर रहा है। आधी रात के बाद अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते हालात बेहद खतरनाक हो गए। लेकिन अपनी सूझबूझ और अदम्य इच्छा शक्ति के दम पर क्रिस उस संकट से बच निकला। उस घटना के बाद उसने एक और बड़ा कदम उठाया। वह अपने अतीत से हर रिश्ता तोड़ देना चाहता था। उसने अपनी कार की नंबर प्लेट निकाल दी और अपने पास बचे नकद पैसों को आग के हवाले कर दिया। अब उसके पास न कोई पहचान थी, न कोई निश्चित मंजिल, बस एक सपना था, अलास्का पहुंचने का सपना। अब शुरू हुई क्रिस की असली यात्रा। वह छोटे से टेंट में रहता और जहां मौका मिलता लिफ्ट लेकर आगे बढ़ जाता। लेकिन उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह कहीं भी जल्दबाजी नहीं करता था। हर जगह रुकता, आसपास की दुनिया को महसूस करता और प्रकृति की हर आवाज को ध्यान से सुनता। घने जंगलों में वह घंटों बैठा रहता, जहां सिर्फ हवा की सरसराहट, पक्षियों की आवाज और पेड़ों की खामोशी उसका साथ देती थी। अगस्त 1990 में क्रिस उत्तरी कैलिफोर्निया छोड़कर पैसिफिक क्रेस्ट ट्रेल की ओर निकल पड़ा। उधर उसी समय उसके माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। कई महीनों से उनका अपने बेटे से कोई संपर्क नहीं हुआ था। आखिरकार वे अटलांटा पहुंचे। उम्मीद थी कि शायद वहां कोई सुराग मिल जाए, लेकिन जो सच सामने आया उसने उन्हें और परेशान कर दिया। उन्हें पता चला कि क्रिस 2 महीने पहले ही अपना अपार्टमेंट छोड़ चुका था। पुलिस की मदद से उसकी छोड़ी हुई कार भी मिल गई। कार के अंदर किसी संघर्ष या हिंसा का कोई निशान नहीं था। इससे उसके माता पिता को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि उनका बेटा गुम नहीं हुआ था, बल्कि खुद दुनिया से दूर जाना चाहता था और इसके पीछे एक गहरा कारण था। क्रिस का बचपन बाहर से जितना खुशहाल दिखता था, अंदर से उतना ही टूटा हुआ था। उसके परिवार में ऐसे कई राज्य छिपे थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उसकी माँ कभी उसके पिता के पहले परिवार के बीच आई थी और क्रिस तथा उसकी बहन कैरन एक ऐसे रिश्ते की संतान थे जो शुरुआत से ही विवादों से घिरा हुआ था। घर बड़ा था, पैसा बहुत था, लेकिन उस घर की दीवारों के पीछे अक्सर झगड़े और हिंसा गूंजती रहती थी। क्रिस और उसकी बहन ने बचपन से ही अपने पिता को माँ पर हाथ उठाते देखा था। वह दर्द, वह डर और वह घुटन उनके अंदर गहराई तक उतर चुकी थी। शायद यही वजह थी कि क्रिस दुनिया से दूर भागना चाहता था। उसे विश्वास था कि अलास्का का अनंत जंगल उसके टूटे हुए दिल का इलाज बन सकता है। पैसिफिक क्रेस्ट ट्रेल से निकलने के बाद उसकी मुलाकात एक घुमक्कड़ दंपति रेनी और जैन से हुई। दोनों ने उसका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने उसे एक ऐसी जगह के बारे में बताया जहां लोग प्रकृति के बीच सादगी से जीवन बिताते थे। एक ऐसी दुनिया जो आधुनिक समाज की भागदौड़ से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने क्रिस को वहां आने का निमंत्रण दिया, यहाँ तक कि जैन ने उसे एक खास टोपी देने का वादा भी किया। लेकिन क्रिस जानता था कि उसकी मंजिल कहीं और है। उसने उनके साथ एक दिन बेहद खुशी से बिताया, लेकिन अगली सुबह बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप आगे बढ़ गया, क्योंकि उसके दिल में बस एक ही पुकार गूंज रही थी। अलास्का। अभी भी वह अकेले सफर कर रहा था। कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर एक साधारण सेब खाता और उसी में दुनिया की सबसे बड़ी खुशी महसूस करता। उसके लिए आजादी का मतलब यही था, न कोई बंधन, न कोई दिखावा, बस खुला आसमान, धूप और अंतहीन रास्ते। सितंबर आते आते वह साउथ डकोटा पहुंच गया। चारों ओर सुनहरी गेहूं की फसलें लहरा रही थीं, लेकिन पेट भरने के लिए सिर्फ सपने काफी नहीं होते, इसलिए पहली बार उसे हकीकत के सामने झुकना पड़ा। उसने एक खेत में मजदूरी शुरू कर दी। वहाँ वह हार्वेस्टर मशीन चलाता और मेहनत करके अपना गुजारा करता। यहीं
वहीं उसकी मुलाकात हुई खेत के मालिक वैन से। वैन बाहर से बेहद सख्त और रूखा दिखाई देता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने क्रिस को अपने परिवार के सदस्य जैसा अपनाया और पहली बार क्रिस ने फसल कटने की खुशी, मेहनत का फल और अपनापन महसूस किया। वेन को जब पता चला कि क्रिस का सबसे बड़ा सपना अलास्का के जंगलों तक पहुंचना है, तो उसने बिना कुछ कहे उसकी मदद करनी शुरू कर दी। उसे जरूरी सामान दिलवाया और आखिरकार एक शिकारी बंदूक भी खरीद कर दी, क्योंकि अब क्रिस अपने जीवन के सबसे खतरनाक और सबसे निर्णायक सफर की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसे सफर की ओर जो उसे या तो उसकी तलाश तक पहुंचाने वाला था या फिर हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बना देने वाला था। वैन सिर्फ क्रिस का मालिक नहीं था, वह उसकी मंजिल पर यकीन करने वाला शायद पहला इंसान था। उसने एक अनुभवी शिकारी को बुलाकर क्रिस को शिकार करना सिखाया, जानवरों का मांस लंबे समय तक सुरक्षित रखना सिखाया और जंगल में जिंदा रहने के वे सारे गुण सिखाए जो आगे चलकर उसकी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बनने वाले थे। लेकिन किस्मत को शायद यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक मंजूर नहीं था। गेहूं की फसल अभी पूरी तरह कटी भी नहीं थी कि पुलिस अचानक वेन के फार्म पर पहुंच गई। उस पर अवैध सैटेलाइट टीवी कारोबार चलाने का आरोप था। देखते ही देखते वेन को गिरफ्तार कर लिया गया। जाते जाते भी वह क्रिस को समझाता रहा, अलास्का जरूर जाना, लेकिन बसंत आने तक इंतजार करना। मगर क्रिस के लिए वैन के बिना वह खेत अब सिर्फ एक खाली जमीन रह गया था। इसलिए उसने अपनी मजदूरी ली, यादों को दिल में समेटा और फिर एक बार अनजान रास्तों की ओर निकल पड़ा। अब उसका सफर उसे कोलोराडो ले आया। एक रात जब वह नदी किनारे घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक कायक यानी छोटी नाव पर पड़ी। बस एक नजर और उसके भीतर सोया हुआ रोमांच फिर जाग उठा। अगली सुबह उसने अपना सामान पुल के नीचे छिपाया और सीधे प्रशासनिक कार्यालय पहुंच गया। वह जानना चाहता था कि नदी में उतरने की अनुमति कैसे मिलेगी, लेकिन जवाब सुनकर कोई भी इंसान पीछे हट जाता। अधिकारी ने बताया, परमिट पाने के लिए लगभग 12 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 12 साल। लेकिन क्रिस इंतजार करने वालों में से नहीं था। उसने अपनी लगभग सारी बचत निकाल ली और उसी नाव को खरीद लिया। फिर बिना किसी अनुमति, बिना किसी सुरक्षा के वह उफनती हुई कोलोराडो नदी में कूद पड़ा। लहरें विशाल थीं, धाराएं बेहद खतरनाक, लेकिन क्रिस के चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ उत्साह था। एक जगह नदी किनारे उसकी मुलाकात कैंपिंग कर रहे एक युवा जोड़े से हुई। जब उन्हें पता चला कि यह लड़का ऊपर की खतरनाक धाराओं को पार करके आया है, तो वे उसकी हिम्मत देखकर दंग रह गए। उसी बातचीत में क्रिस को एक और बात पता चली। वह अब मैक्सिको सीमा से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर था। लेकिन उनकी बातचीत ज्यादा देर नहीं चल सकी, क्योंकि तभी नदी गश्ती अधिकारी उसकी तलाश में पहुंच गए। क्रिस ने फौरन नाव मोड़ी, एक मोड़ के पीछे छिपकर पीछा छुड़ाया और फिर आगे बढ़ गया। इसके बाद कई हफ्तों तक उसकी दुनिया सिर्फ नदी बन गई। कभी वह पानी में बच्चों की तरह खेलता, कभी किनारे उतरकर जंगली घोड़ों के साथ दौड़ता और कभी सूर्यास्त को देखते हुए अपनी डायरी में लिखता, मैंने फैसला कर लिया है, मैं ऐसे ही जीऊंगा जब तक जिंदगी मुझे कहीं और न ले जाए। धीरे धीरे नदी उसे समुद्र तक ले आई। वहाँ उसने पहली बार महासागर की अथाह गहराई को महसूस किया। नीले पानी का अंत दिखाई नहीं देता था। वह घंटों लहरों को देखता रहता। फिर समुद्र किनारे एक गुफा में पूरे 36 दिनों तक अकेला रहा, सिर्फ वह और उसका मौन। लेकिन उसकी भटकन अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद वह चुपके से मैक्सिको में दाखिल हो गया। लेकिन रेगिस्तान पार करते समय एक भयानक रेत तूफान ने उसे घेर लिया। तूफान इतना शक्तिशाली था कि उसकी नाव तक उसे छिन गई। अब वह एक विदेशी देश में था, बिना पहचान पत्र, बिना पैसे और बिना किसी सहारे के। आखिरकार मजबूर होकर उसे सीमा चौकी पर मदद मांगनी पड़ी और शायद पहली बार वह सोचने लगा था कि अब लोगों की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी। उस पर लिखा था, लोग पूछते हैं कि अभी क्यों, बाद में क्यों नहीं, जवाब सरल है, क्योंकि दुनिया अब और इंतजार नहीं कर सकती। इन शब्दों ने उसके भीतर फिर आग जला दी। दुनिया इंतजार नहीं कर सकती थी और न ही वह। इसलिए वह एक बार फिर सबकी नजरों से बचकर भाग निकला। रात के अंधेरे में वह एक मालगाड़ी पर चढ़ गया और अगली सुबह जब सूरज निकला तो वह फिर अमेरिका लौट चुका था, इस बार कैलिफोर्निया। लेकिन जैसे ही उसने स्टेशन से बाहर कदम रखा, वह खुद को अजनबी महसूस करने लगा। चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर और भागती हुई भीड़। ये वही दुनिया थी जिससे बचने के लिए उसने सब कुछ छोड़ा था। रात होने लगी, सड़क की पीली रोशनियां जल उठी, लोग अपनी अपनी मंजिलों की ओर दौड़ रहे थे और क्रिस एक चौराहे पर खड़ा सोच रहा था। बाई जय याद आई। पहली बार उसे अपने भीतर हल्का सा खालीपन महसूस हुआ। तभी उसकी नजर सड़क किनारे बने एक बार पर पड़ी। अंदर एक युवा आदमी बैठा था, महंगा सूट, सलीकेदार हेयर स्टाइल और सफल जीवन की चमक। एक पल के लिए क्रिस को लगा जैसे वह खुद को देख रहा हो। अगर उसने घर न छोड़ा होता तो शायद आज वही उसकी जिंदगी होती। लेकिन यही तो वह जीवन था जिससे वह भाग रहा था। उसका दम घुटने लगा। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसे निगलने आ रही हो और वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जैसे कोई इंसान महामारी से बचने के लिए भागता है, वैसे ही वह दौड़कर एक और मालगाड़ी पर चढ़ गया। लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। कुछ ही देर बाद ट्रेन निरीक्षक ने उसे पकड़ लिया और फिर उसकी बुरी तरह पिटाई हुई। उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। घायल शरीर,
फटे कपड़े और थका हुआ मन लेकर वह फिर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसके सामने अभी भी एक सपना था, अलास्का, वह सपना जो अब उसे पुकारने लगा था। जैसे जैसे वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे वह पुकार और साफ सुनाई देने लगी। लेकिन अलास्का पहुंचने के लिए उसे सामान भी चाहिए था, इसलिए कभी कभी उसे शहरों में लौटकर काम करना पड़ता। कुछ महीने मेहनत, फिर अचानक गायब, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। और देखते ही देखते घर छोड़े हुए उसे 1 साल से भी ज्यादा समय बीत गया। उधर उसके माता पिता का दर्द हर दिन बढ़ता जा रहा था। वे हर दरवाजे पर उम्मीद ढूंढते, हर फोन कॉल पर चौंक जाते, लेकिन क्रिस कभी वापस नहीं आया। हालांकि कोई और था जिसे आखिरकार उसका इंतजार खत्म होता दिखाई दिया, जैन। 1 साल से ज्यादा समय बाद क्रिस आखिरकार उस जगह पहुंचा जिसका जिक्र जैन ने बहुत पहले किया था। घुमक्कड़ों का वह मशहूर ठिकाना जहां दुनिया भर से भटके हुए लोग आते थे, कुछ दिन रुकते, दोस्ती करते और फिर किसी नई दिशा में निकल जाते। समय के साथ वह जगह खाना बदोशों की पवित्र भूमि बन चुकी थी। उसी रात वहाँ एक संगीत समारोह आयोजित था। गिटार की धुनें हवा में तैर रही थीं, आग के अलाव जल रहे थे और तभी क्रिस की नजर एक लड़की पर पड़ी। वह मंच पर खड़ी गा रही थी। उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी और एक गहरा अकेलापन भी। क्रिस उसकी आवाज सुनता रह गया, जैसे पूरी दुनिया की आवाजें अचानक खामोश हो गई हों। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस लड़की ट्रेसी की नजरें भी बार बार उसी की तरफ उठ रही थीं। शायद पहली बार लंबे समय बाद किसी ने क्रिस को सचमुच देखा था, और शायद पहली बार क्रिस के दिल में भी कुछ हल्का सा बदलने लगा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला अभी बाकी था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि ट्रेसी शायद पहली ही नजर में क्रिस को अपना दिल दे बैठी थी। अगली सुबह वह खुद उसके पास आई और दोनों के बीच एक छोटी सी बातचीत हुई। लेकिन ट्रेसी के लिए यह किसी नई शुरुआत जैसा था। उसने खुद को क्रिस का गाइड बना लिया और पूरे दिन उसे आसपास की खूबसूरत जगह दिखाती रही। पहाड़, मैदान और सुनहरी वादियों के बीच दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे। शाम को जैन ने पहली बार अपने अतीत का दर्द क्रिस के सामने रखा। उसने बताया कि कभी उसका भी एक परिवार था, लेकिन उसका पति उसे छोड़कर चला गया और फिर उसका बेटा भी उससे दूर हो गया। सालों बीत गए, लेकिन उसे अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिली। शायद इसी वजह से उसे क्रिस में अपने खोए हुए बेटे की झलक दिखाई देती थी। उधर ट्रेसी हर दिन क्रिस के और करीब आती जा रही थी। वह उसके साथ समय बिताने के बहाने ढूंढती रहती, लेकिन क्रिस उसकी भावनाओं को समझकर भी जैसे अनदेखा कर रहा था। आखिरकार ट्रेसी ने खुद पहल की, मगर क्रिस का नजरिया अलग था। वह प्यार की जगह जीवन को समझने और नए अनुभव हासिल करने की बात करता था। उस रात संगीत समारोह में दोनों साथ बैठे और तारों भरे आसमान के नीचे गीत गाया। वह पल बेहद खूबसूरत था, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। कुछ समय बाद क्रिस ने अलास्का जाने का फैसला कर लिया। ये सुनकर सभी उदास हो गए। विदाई के समय ट्रेसी ने उसे गले लगाया, जबकि जैन ने अपने हाथों से बुनी हुई टोपी उसे उपहार में दी। फिर क्रिस अपनी अगली मंजिल की ओर निकल पड़ा। जनवरी 1992 में रेगिस्तान में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई, जिसने एक हादसे में अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया था। दुख में डूबकर उसने शराब का सहारा लिया, लेकिन बाद में खुद को संभालकर चमड़े की नक्काशी का काम शुरू कर दिया। जल्द ही उसकी और क्रिस की गहरी दोस्ती हो गई। उसने क्रिस को नक्काशी सिखाई और क्रिस ने अपनी पूरी यात्रा को एक बेल्ट पर उकेरना शुरू कर दिया। एक दिन बूढ़े ने उससे पूछा कि वह आखिर किस चीज से भाग रहा है। जवाब में क्रिस ने वही सवाल उससे पूछ लिया। तब दोनों को एहसास हुआ कि वे अपनी अपनी तरह से जिंदगी से भाग रहे थे। क्रिस ने उसे समझाया कि इंसान तब तक सच में जिंदा रहता है जब तक वह नए अनुभव हासिल करता रहता है। कुछ दिनों बाद दोनों एक पहाड़ पर चढ़े। बूढ़े ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन जब वह चोटी तक पहुंचा तो उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी में फिर से नई रोशनी लौट आई हो। उसने फैसला कर लिया कि अब वह अपनी बाकी जिंदगी बदलकर जिएगा। मार्च 1992 में क्रिस के जाने का समय आ गया। विदाई के दौरान बूढ़े ने भावुक होकर उससे कहा कि वह उसे गोद लेना चाहता है और उसका दादा बनना चाहता है। ये सुनकर माहौल भावुक हो गया, लेकिन क्रिस की मंजिल अभी बाकी थी। उसने उसे गले लगाया, लौटने का वादा किया और आगे बढ़ गया। अब उसने अलास्का के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। किताबें, राशन और जरूरी सामान जुटाने के बाद वह उस आखिरी गाड़ी में बैठ गया जो उसे उसके सपनों की धरती अलास्का तक पहुंचाने वाली थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा सपना जल्द ही उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला है। 2 साल, हजारों किलोमीटर और अनगिनत मुश्किलों के बाद आखिरकार क्रिस अपने सपनों की धरती अलास्का पहुंच चुका था। चारों तरफ बर्फ से ढकी वादियां थीं। खामोशी इतनी गहरी थी कि सिर्फ जंगल ही उसे समझ सकता था। उसे छोड़ने वाला ड्राइवर भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान था। उसने अपने जूते क्रिस को दी और हंसते हुए बोला, अगर जिंदा वापस आ गए तो मुझे फोन कर देना। क्रिस मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। बर्फ पर कदमों के निशान छोड़ते हुए उसने एक छोटी नदी पार की और जैन की दी हुई टोपी एक पेड़ पर टांग दी। अब वह पूरी तरह अकेला था। कुछ समय बाद उसे एक पुरानी छोड़ी हुई बस मिली। जंग लगी, टूटी फूटी, लेकिन उसके लिए वही नया घर बन गई। बस के अंदर गद्दा, कुछ बर्तन, एक चूल्हा और जरूरी सामान मौजूद था। क्रिस ने वहीं रहने का फैसला कर लिया। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैजिक बस डे,
शुरुआती दिन बेहद खूबसूरत थे। वह शिकार करता, मछलियाँ पकड़ता, किताबें पढ़ता और प्रकृति के बीच आजादी का आनंद लेता। उसे लगता था कि आखिरकार उसने वही जीवन पा लिया है जिसका सपना उसने वर्षों तक देखा था। लेकिन जंगल कभी किसी का दोस्त नहीं होता। एक दिन उसे एक विशाल जंगली हिरण दिखाई दिया। काफी कोशिश के बाद वह उसका शिकार करने में सफल हो गया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा शिकार था, लेकिन अनुभव की कमी के कारण वह मांस को सुरक्षित नहीं रख पाया। कुछ ही दिनों में सारा मांस खराब हो गया। उस रात उसने दुखी होकर लिखा, काश मैंने उस जानवर को मारा ही ना होता। समय बीतता गया। अब वह कई हफ्तों से मैजिक बस में रह रहा था, लेकिन इसी दौरान बर्फ पिघलने लगी। जो नदी पहले छोटी सी धारा थी, वह अब एक उफनती हुई नदी बन चुकी थी। क्रिस ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन लगभग बहते बहते बचा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह फंस चुका है, पूरी तरह फंस चुका है। धीरे धीरे हालात और खराब होने लगे। शिकार मिलना बंद हो गया, भूख बढ़ती गई, उसका शरीर कमजोर होता गया। हर दिन वह थोड़ा और दुबला हो रहा था। खाने की तलाश में एक दिन उसने एक जंगली पौधा खा लिया। उसे लगा था कि वह सुरक्षित है, लेकिन वह जहरीला निकला। कुछ ही समय बाद कमजोरी, उल्टियाँ और भयानक दर्द शुरू हो गया। क्रिस समझ गया कि उससे एक बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दिन बीतते गए, उसका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। एक दिन एक भूरा भालू उसके पास से गुजरा। उसने क्रिस को देखा और बिना हमला किए आगे बढ़ गया। शायद उसे भी समझ आ गया था कि इस शरीर में अब कुछ बचा नहीं है। कांपते हाथों से क्रिस ने अपनी डायरी में लिखा, मैं जंगल में फंस गया हूँ। उधर उससे मिलने वाले सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सबको एहसास होने लगा था कि शायद क्रिस अब कभी वापस नहीं आएगा। फिर एक दिन अपनी डायरी में उसने एक ऐसा वाक्य लिखा जो उसकी पूरी यात्रा का सार बन गया। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब उसे किसी के साथ बांटा जाए। मरने से पहले उसे वह सच समझ आ गया था जिसे समझने में उसे पूरी यात्रा लग गई। फिर उसने अपने कपड़े ठीक किए, स्लीपिंग बैग में लेट गया और आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। फिर उसने लिखा, मैंने एक सुंदर जीवन जिया, भगवान का धन्यवाद, सबको अलविदा। और पहली बार उसने अपना असली नाम लिखा, अलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प नहीं, क्रिस्टोफर जॉनसन मैककैंडलेस। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे आखिरकार वह शांति मिल गई हो जिसकी तलाश में वह 2 साल तक भटकता रहा। उसे अपने माता पिता याद आए और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। 2 हफ्ते बाद कुछ शिकारी वहाँ पहुँचे। उन्होंने बस के अंदर एक कंकाल जैसी लाश देखी। वह क्रिस था, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके कैमरे में एक आखिरी तस्वीर मिली, एक सेल्फी। उस तस्वीर में मौत के बेहद करीब खड़ा एक युवा मुस्कुरा रहा था, कमजोर, दुबला, लेकिन पूरी तरह शांत, मानो उसने आखिरकार वह पा लिया हो जिसकी तलाश में उसने पूरी दुनिया छोड़ दी थी। और यही वजह है कि आज भी क्रिस्टोफर मैककैंडलेस की कहानी लाखों लोगों के दिलों को छू जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, यह उस तलाश की कहानी है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है।